हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाबा। आज मैं आपको अपने फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 लाया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके परिणाम क्या हुए। और विघटन से पहले एक छोटा सा टॉपिक आएगा मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि काफ़ी मेन है। और उसके बाद शॉक थेरेपी, और शॉक थेरेपी के बाद लास्ट टॉपिक जो होगा वो मेरा होगा जो सोवियत संघ था उसके जो मतलब 15 राज्यों में टूटा, 15 देशों में टूटा, उनमें कैसे संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी। ये छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, मिखाइल गोर्बाचेव। इसमें से कई क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव एक तो हम कह सकते हैं कि पूर्व सोवियत संघ के अंतिम नेता भी रहे, अंतिम लीडर भी रहे, या कम्युनिस्ट पार्टी के अंतिम महासचिव भी रहे जो सोवियत संघ में चल रही थी। ये कब बने थे? 1985 में। कब? 1985 में ये क्या बन गए? कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। क्या बन गए? कम्युनिस्ट पार्टी को मैं सीपी लिख दे रहा हूँ ओनली, कनॉट प्लेस नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बन गए, यानी जनरल सेक्रेटरी बन गए। जब ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं तो इनके सामने कुछ दिक्कतें खड़ी हुई थी। वो दिक्कतें क्या थी? जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 में मैंने आपको सोवियत प्रणाली समझाया था और सोवियत प्रणाली की कमियां भी समझाई थी, विशेषताएं और कमियां दोनों समझाई हैं। आप जाके उस वीडियो को पहले देखना। तो जब मैंने वो समझाई आपको, जब उसकी कमियां समझाई, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या चाहा? उन्हीं कमियों को हम दूर करें। उन कमियों को दूर करने के लिए गोर्बाचेव ने कई ट्राई किए। तो मैं वही समझाता हूँ कि क्या क्या ट्राई थे और उनका परिणाम क्या हुआ। उन ट्राइज को कैसे देखा गया, जनता ने किस तरीके से उसे लिया, और किस तरीके से ये गोर्बाचेव के सुधार जनता के लिए एक ऑफर बन गए, जिससे कि जनता एकदम आज़ादी के लिए पागल हो गई। और उसने यहाँ तक कि आज़ादी को पाते पाते विघटन तक पहुंचा दिया संघ। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसे, मिखाइल गोर्बाचेव को। सबसे पहले मिखाइल गोर्बाचेव जी के बारे में, ये 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं। जब जैसे ये महासचिव बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, ये देखते हैं कि वहाँ की स्थिति कुछ अजीब सी हो रही है। अजीब सी होने का मतलब क्या है? कि वहाँ की स्थिति, जो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को अपने अंडर लिया, उस सोवियत संघ में तो ना ही लोकतंत्र है, और वो जिसका मुकाबला करना चाहता है यानी पश्चिमी देशों का, उसके पीछे भी काफ़ी, मतलब उनसे भी काफ़ी पीछे है। तो इसने कुछ सुधार करने चाहे। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें से आता है, सुधार क्यों। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, सुधार क्यों। आखिरकार ये सुधार करना क्यों चाहते थे? तो इसका पहला पॉइंट, लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए, दूसरा पॉइंट, लोगों को आज़ादी देने के लिए, तीसरा पॉइंट, पश्चिमी देशों से संबंधों में सुधार के लिए, और सोवियत प्रणाली को जवाबदेही बनाने के लिए। सोवियत प्रणाली को जवाबदेही बनाने के लिए। अब किस तरीके से इन्होंने सोवियत प्रणाली को जवाबदेही बनाना चाहा और उसका क्या परिणाम निकल कर सामने आया, यानी क्या असर हुआ। तो देखो, जैसे ही इन्होंने आज़ादी देने की कोशिश की, किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। जैसे ही आज़ादी देने की कोशिश की, आज़ादी देने की कोशिश करते ही वहाँ की जनता के मन में तो एक ज्वर उमड़ पड़ा। जैसे ही क्या हुआ, हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में थोड़ी सी 1-2% ढील क्या दी, पूरी की पूरी जनता खुले में निकलने लगी। सब भूल गए कि कोरोना क्या था, है ना? ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसा ही हुआ, जैसे ही गोर्बाचेव ने थोड़ी सी सुधार किया, थोड़ी सी ढील दी,
तो जनता को लगने लगा नहीं यार ये तो पागल है, ये तो बहुत धीरे धीरे आज़ादी दे रहा है, हमें आज़ादी कैसे चाहिए, एक साथ चाहिए। तो उस एक साथ आज़ादी को पाने के लिए उस समय के सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य कौन थे? 3 बड़े गणराज्य, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। रूस, बेलारूस और यूक्रेन, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में अलग होने की मांग उठा दी। यानी इन्होंने कहा कि हमें अब सोवियत संघ के साथ नहीं रहना। क्लियर ये टॉपिक? तो इससे एक क्वेश्चन आता है कि मिखाइल गोर्बाचेव तो समस्याओं का निदान ठीक ठीक कर रहे थे, फिर भी उसकी परिणति सोवियत संघ के विघटन का कारण कैसे बन गई? तो वही आंसर लिखोगे जो मैंने बताया कि मिखाइल गोर्बाचेव काफ़ी धीरे धीरे स्लोली उधर की जनता को आज़ादी देने के फेवर में थे। जब वो उन्हें आज़ादी दे रहे थे तो जनता से वो आज़ादी हजम ना हो सके। वो जनता क्या चाहती थी, अचानक से आज़ादी, है ना। तो उस अचानक से आज़ादी के चक्कर में जनता के मन में एक ज्वर उमड़ पड़ा आज़ादी का। जैसे ही वो ज्वर उमड़ा तो जनता आज़ादी के पीछे पागल हुई और वो एक विघटन के कारण के रूप में बनती चली गई। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है सोवियत। दोनों को एक साथ समझाता हूँ मैं, इधर डिवाइड कर लेता हूँ। इधर लिख दिया मैंने सोवियत संघ, सोवियत संघ का विघटन, संघ का विघटन। विघटन का मतलब क्या है, टूटना। सोवियत संघ मैंने आपको बताया कितने देशों में टूटा है, 15 देशों में, है ना। तो उसके कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। तो पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कारण, यहाँ पे लिख देता हूँ परिणाम। अच्छा, बोर्ड के जब तुम पेपर लिखते हो ना बेटा, तो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है कारण और परिणाम को मिक्स कर देना। वो गलती नहीं करनी, ध्यान रखना। तो एक एक करके कारण। पहला, जनता की इच्छाएं पूरी ना हो पाना, जनता की राजनीतिक और आर्थिक इच्छाएं पूरी ना होना, आर्थिक इच्छाएं पूरी ना होना। तो जनता की राजनीतिक और आर्थिक इच्छाएं पूरी ना कर पाना, पूरी ना कर पाना। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हथियारों की होड़ करना। हथियारों की होड़ का मतलब क्या है कि हथियारों के लिए लड़ाई करना। हथियारों के लिए लड़ाई करने का मतलब यहाँ पर यह है, क्योंकि देखो भाई हथियार युद्ध होने वाला है, तो युद्ध होने वाला है तो उन्हें हथियारों की बहुत जरूरत थी। तो उन्होंने हथियारों की होड़ करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हो गया एक पार्टी का दबदबा, एक पार्टी का दबदबा। यानी वहां पे एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसने काफी लंबे समय तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस दबदबे की वजह से लोग परेशान होते रहे। उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, उससे नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा गतिरोध अर्थव्यवस्था। यानी कि वहां की अर्थव्यवस्था थी ना, वो एकदम क्या हो चुकी थी, गतिरुद्ध हो चुकी थी। यानी अब उसमें आगे बढ़ने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसने सारा पैसा अर्थव्यवस्था पे लगाने की जगह कहां पर लगाता गया, हथियारों पर। अब सारा पैसा हथियारों पर, वेपन्स पर खर्च होगा, तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट तुम हथियारों में कर रहे हो तो वो तो बर्बाद होना ही होना था। क्लियर? कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4। पांचवा पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार। मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति, वो तो मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में ही समझा दिया कैसे मिखाइल गोर्बाचेव निदान करना चाहते थे समस्याओं का, लेकिन निदान की जगह उन्होंने क्या कर दिया, जनता ने उनकी सुनी नहीं और निदान की जगह क्या हो गई, ये गड़बड़ हो गई और सोवियत संघ क्या हो गया, टूट गया। ये तो हो गए हमारे क्या, उसके विघटन होने के कारण। एक और लिख लो, अफगानिस्तान युद्ध में, युद्ध में हस्तक्षेप। सेठ जी की खुद की अर्थव्यवस्था खराब है और जाके अफगानिस्तान में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा। अब खुद तो हथियार, अपने लिए भी हथियार इकट्ठे करने हैं, पड़ोसी के लिए भी हथियार इकट्ठे करने हैं,
तो भैया टूट हो गई, और क्या होगा, समझे बात को। तो अब हम पढ़ते हैं कि उसके परिणाम क्या हुए। ये सब तो हमने पढ़ लिया कि कारण क्या थे। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर ये 100% है, लिख कर ले लो मुझसे, आएगा तो आएगा। तो 6 नंबर यहाँ से आप पक्के कर रहे हो अपने, तो अच्छे से समझना इस टॉपिक को। तो ये क्लियर। अब मैं परिणाम की बात करता हूँ। परिणाम पहला, शीत युद्ध समाप्त। अब देखो शीत युद्ध किसके बीच में हो रहा था, शीत युद्ध हो रहा था दो महाशक्तियों के बीच में। वो महाशक्तियां कौन सी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। अब एक महाशक्ति खत्म हो गई तो नॉर्मल सी बात है शीत युद्ध भी खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हथियारों की होड़ की समाप्ति। हथियारों की होड़ की, अब दोनों ने हथियारों को इकट्ठा करना भी खत्म कर दिया, रोक दिया, है ना। उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह। यानी समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह का मतलब क्या है कि ये ऐसा टाइम आया है कि अब देखो एक विचारधारा टूट गई। अब मान लो मैं किसी एक की बात मानकर चल रहा था, लेकिन उस टाइम पे मैं फेल साबित हुआ, उस चीज पर मैं फेल हो गया, या मान लो जो टीचर मुझे पढ़ा रहा था वही टीचर मेरे एग्जाम में फेल हो गया, तो वो मुझे क्या पढ़ाएगा, सही बात है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। जो देश समाजवादी विचारधारा पर चल रहे थे, खुद जो सबसे बड़ा समाजवाद का एक देश था सोवियत संघ, वो खुद टूट गया। तो बाकी देशों के मन में शंका पैदा होगी कि भैया हम कैसे इस अर्थव्यवस्था पर टिक पाएंगे, है ना। और उससे नेक्स्ट पॉइंट है बेटा 1 2 3 क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है इससे अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना। यानी अब जो विश्व अभी तक 2 ध्रुवीय चल रहा था, 2 ध्रुव कौन से, सोवियत संघ और अमेरिका, अब वो क्या हो गया, एक ध्रुवीय हो गया। एक ध्रुवीय होने का मतलब क्या है, अब ओनली ऑन अमेरिका का वर्चस्व चलने लगा। उससे नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 15 नए देशों का उदय। यानी अब सोवियत संघ टूटा और 15 नए देश उभर कर सामने आ गए। और उससे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रूस का उत्तराधिकारी बनना। यानी हमारे जैसे ही 15 देश सामने आए और उन 15 देश में से बेटा कौन बना है, सबसे बड़ा बेटा कौन बना, अब जो पूरे सोवियत संघ की लीडरशिप करने वाला था पूरे विश्व में, वो बनता है रूस। जैसे क्या होता है किसी के पिताजी का देहांत हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा बेटा उसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है ना, ऐसा ही कुछ। ठीक है, अब ये रूस आगे बढ़ाने वाला था किसके नाम को, सोवियत संघ के। क्लियर ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होता है, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करने का मतलब क्या है कि किसी को प्रॉब्लम में लाकर उसका उपचार करना। जैसे क्या होता है, कोई मेंटली डिप्रेशन होता है तो उसे क्या किया जाता है, शॉक दिए जाते हैं ना। तो यही शॉक थेरेपी है। लेकिन इधर ये सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था मेंटल नहीं हुई थी, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई थी। तो उसी डाउन अर्थव्यवस्था को धक्का देने के लिए, यानी पुश करने के लिए, जोर लगाने के लिए क्या नीति अपनाई, शॉक थेरेपी। यानी अचानक से आघात पहुंचाकर उसे क्या करना, ठीक करना। क्लियर। अब इस नीति के अंतर्गत क्या किया गया वो मैं आपको समझाता हूं। उसका टॉपिक आ जाएगा हमारा कि शॉक थेरेपी की आखिरकार विशेषताएं क्या थी। और पहली विशेषता तो इसकी ये थी कि यह मॉडल पूरे तरीके से, मतलब जो उद्योग थे ना, जो सरकारी उद्योग थे, सरकारी उद्योगों को किसमें मतलब ट्रांसफर किया गया, प्राइवेट हाथों में। किसमें, प्राइवेट हाथों में। सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में दिया गया। ये हो गया क्या, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, यह मॉडल IMF और वर्ल्ड बैंक यानी WB द्वारा तैयार किया गया था।
थर्ड पॉइंट क्या आएगा इसमें, यह पूरे तरीके से किस पर आधारित था, पूरे तरीके से निजी स्वामित्व पर आधारित, किस पर, निजी स्वामित्व पर आधारित मॉडल, आधारित मॉडल। क्लियर। अब इससे नेक्स्ट इसके परिणाम क्या हुए, यानी जो ये शॉक थेरेपी हमने अपनाई, उस शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए, उसके रिजल्ट्स क्या आए। तो अब हम यहाँ समझते हैं इसके परिणामों को। जब हम इसके परिणाम समझते हैं तो परिणाम, इसके पहला परिणाम क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई। अब बेरोजगारी कैसे बढ़ गई, बेरोजगारी कुछ इस तरीके से बढ़ गई, जैसे मान लो आज के टाइम पे मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा, मान लो अभी तक मैं सरकारी हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट हूँ, मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ, मैं किसी का शोषण नहीं करूँगा, यानी सैलरी ज़्यादा काम कम, लेकिन वही मैं एक प्राइवेट हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा, लाभ, लाभ और लाभ, यानी ओनली ऑन प्रॉफिट। जब मेरा ध्यान प्रॉफिट की ओर होगा तो मैं ज़्यादा मतलब कम मजदूर रखना चाहूँगा, जब मैं कम मजदूर रखना चाहूँगा तो मैं मजदूरों को क्या करूँगा, अपनी फैक्ट्री से निकालूंगा, जिससे क्या बढ़ेगी, बेरोजगारी। सेकंड परिणाम क्या हुआ इसका, माफिया वर्ग, माफिया वर्ग का उदय। अब जैसे ही बेरोजगारी बढ़ेगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी माफिया वर्ग की, यानी अब छीना झपटी बढ़ेगी। छीना झपटी पड़ने से क्या होगा, क्योंकि देखो अब खाने पीने के लिए नहीं है तो लोगों पे और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो वो छीना झपटी तो करेंगे ही करेंगे, है ना। उससे अगला पॉइंट आ गया रूबल में गिरावट। रूबल क्या है बेटा, रूबल रूसी मुद्रा का नाम है, तो उस रूसी मुद्रा रूबल में क्या होने लगी, धीरे धीरे गिरावट आने लगी। और चौथा परिणाम आया सबसे बड़ी गैराज सेल। क्या आया, सबसे बड़ी गैराज सेल। सबसे बड़ी गैराज सेल क्या था, ये अलग से 2 नंबर में भी क्वेश्चन आया था। तो सबसे बड़ी गैराज सेल का मतलब था बेटा कि 90% उद्योगों को, 90% कंपनियों को मतलब सरकारी हाथों से डायरेक्ट निजी हाथों में बेच दिया गया, वो भी काफी औने पौने दामों पर, यानी सस्ते सस्ते दामों पर। इसी को दुनिया की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा गया। तो ये कुछ इसके परिणाम हुए, ये कुछ इसकी विशेषताएं थी और ये इसका अर्थ था। इस तरीके से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरी क्लियर हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आने वाले टाइम पे और वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।